हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन मैथमेटिकल नोटेशन होती है हमारे कॉम्प्लेक्सिटी को शो करने के लिए, बाउंड्स निकालने के लिए, किसी भी एल्गोरिथम की अपर लिमिट, लोअर लिमिट और एवरेज निकालने के लिए हमारे पास कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। 3 टाइप की हमारे पास नोटेशंस होती हैं, बिग ओ अपर बाउंड, ओमेगा लोअर बाउंड निकालने के लिए और थीटा एवरेज बाउंड निकालने के लिए। अब आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी एल्गोरिथम है आपके पास, तो उसको एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये निकालते हैं कि पर्टिकुलर इनपुट के लिए हमारे पास अपर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी और एवरेज केस क्या होगा इनपुट के लिए, कि वो कितना टाइम लेगा हमारे पास, मैक्सिमम अपर हमारे पास मैक्सिमम टाइम कितना लेगा, मिनिमम टाइम कितना लेगा और या एवरेज कितना लेगा वो। ठीक है, आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि सपोज आपके पास 100 स्टूडेंट की लिस्ट है। ठीक, 100 स्टूडेंट की लिस्ट में आपको कोई नाम सर्च करना है, कोई नेम सर्च करना है, तो वो नेम आप 1 by 1 लीनियर सर्च कर रहे हैं, लीनियरली सर्च कर रहे हैं, 1 by 1 कोई नेम सर्च कर रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि यदि वो फर्स्ट पर ही मिल गया है ना, फर्स्ट टाइम पर ही हमें फर्स्ट नेम ही वो नेम मिल गया जो हम सर्च कर रहे हैं, तो दैट इज लोअर बाउंड। या सेकंड पर मिल गया, थर्ड पर मिल गया, मिनिमम नंबर कौन से हैं कि वहां पर हमें मिल जाए वो नेम। ठीक, यदि हमारा फर्स्ट टू 10 कहीं पर भी वो मिलता है, दैट इज लोअर लिमिट। ठीक, फिर कहीं वो हमें जाकर, हमें 1 2 3 इस तरह से नहीं मिल रहा है, वो नेम हमें कहीं जाकर 50 to 60 के बीच में मिला, कहीं 50th नंबर पर या 60th नंबर पर जाकर मिला, दैट इज एवरेज केस। अब हो सकता है वो नेम आपका 1 से लेके 80 तक हो ही ना अवेलेबल, आप सर्च करते जा रहे हैं लेकिन वो आपको मिला 96 नंबर पर, तो मीन्स एक इनपुट के लिए मैक्सिमम लिमिट भी कुछ हो सकती है। हो सकता है वो 100 नंबर पर हो। तो एक तरह से यदि आप देखें तो लोअर लिमिट क्या हो गई किसी भी स्टूडेंट को सर्च करने की, 1 की फर्स्ट पोजीशन पर भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज, एवरेज क्या हो गया, 50 से 60 70 के बीच में यदि वो कहीं मिल जाते हैं हमें ज्यादातर नेम, तो वो एवरेज हुआ। और सपोज 100 पर मिल रहा है तो वो क्या हो गया हमारा, 100 पर 95 96 पर मिल रहा है तो हमारी अपर बाउंड हो गई। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपको क्या देती है, किसी भी एल्गोरिथम में हमारे पास मिनिमम लोअर टाइम कितना लग रहा है, एवरेज टाइम क्या लग रहा है किसी इनपुट के लिए और मैक्सिमम टाइम क्या लग सकता है। तो हम एल्गोरिथम के लिए एसिम्प्टोटिक मैथमेटिकल नोटेशन इसलिए निकालते हैं जिससे कि आपको अपने एल्गोरिथम के इनपुट के लिए अपर बाउंड पता हो, मतलब अपर लिमिट पता हो कि कितना टाइम ले सकती है, लोअर लिमिट पता हो कि मिनिमम कितना टाइम लेगी, एवरेज कितना टाइम लेगी पर्टिकुलर इनपुट के लिए। तो यदि आपको मैक्सिमम टाइम निकालना है ना किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए कि वो मैक्सिमम कितना टाइम लेता है, तो आप बिग ओ नोटेशन, बिग ओ निकालेंगे। यदि आपको देखना है कि मिनिमम कितना टाइम लेती है किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए, तो आप ओमेगा मींस लोअर बाउंड निकालेंगे। और यदि ऑन एवरेज देखना है, एवरेज केस देखना है, तो आप थीटा निकालेंगे। ठीक, तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन होती क्या है। ठीक, अब मैंने ये ऑर्डर लिखा है, ये हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इस ऑर्डर में चलती है, ये आपको ऑर्डर पता है, मैंने बताया है। अब देखेंगे इस बेसिस पर हम कैसे इस चीज को समझते हैं। अब हम समझेंगे कि अपर बाउंड कैसे निकालते हैं। बिग ओ नोटेशन के थ्रू हम अपर बाउंड निकालते हैं। अब हम जो भी ये बाउंड निकालेंगे, ये इनमें हम समझने के लिए हमारे पास 2 टर्म्स हैं, FN और GN, FN और GN, और C हमारा कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो FN जो है हमारा एल्गोरिथम का फंक्शन है,
जिसमें हम क्या करेंगे, एन इनपुट का हमारा फंक्शन है और gn हमारा वो फंक्शन है जो कि हमारे अपर बाउंड को शो करेगा। ये हमारा एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करता है कि भाई एन इनपुट के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, और ये हमारा gn है जो उसकी अपर बाउंड को शो करेगा। ठीक है, तो इसमें हम अपर बाउंड में हमारे पास क्या होता है कि fn इज इक्वल टू, देखिए fn इज इक्वल टू OGN सच दैट fn इज लेस देन इक्वल टू CGN। ये हमारा ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि वो जो हमारी अपर लिमिट निकल के आए। ठीक है, ये CGN हमारा अपर बाउंड है। देखिए अब ग्राफ के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि हमारा fn ये फंक्शन है, हम इसकी अपर बाउंड निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, कांस्टेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे। लाइक हमारे पास fn इज इक्वल टू 2n प्लस 5 ये नंबर। अब मैं इसके लिए fn है, मैं gn फाइंड आउट करना चाहती हूँ इसकी अपर लिमिट। तो यदि मैं देखती हूँ 2n प्लस 5, देखिए लेस देन इक्वल टू, किससे लेस देन इक्वल टू है, यदि हम देखें तो ये 10 से लेस देन इक्वल टू हो सकता है। देखिए n की वैल्यू यदि 1 रखें तो 2 1 2 5 5 और 2 7, n की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो 2 2 4 4 प्लस 5 9, है ना। तो ये पर्टिकुलर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यदि हम n की वैल्यू 3 रखते हैं, 2 3 6 6 प्लस 5 11, ये उस टाइम पर केस खत्म हो जाएगा। तो मीन्स n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए और लेस देन इक्वल टू 2, मतलब ये पर्टिकुलर इनपुट के लिए चलेगा। आपको उस टाइम पर क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कुछ ही बस n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड 2 लेस देन इक्वल टू 2 तक चलेगा। तो अब हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि ये सब केसेस पर हमारा चले। तो 2n तो हो गई, प्लस हमने कहा 5n, तो ये हो गया एक तरह से 7n। तो इस तरह से ये सब पर चलेगा। n की वैल्यू 1 होगी तो 7 7 1 लेस देन इक्वल, ठीक है 7 पर चल गया। n की वैल्यू 2 होगी तो 2 2 4 4 प्लस 5 9 7 2 14। तो सबके लिए हमने कैलकुलेट कर लिया कि 7n हमारा अपर लिमिट है। ठीक है, अब हमने 7n हमारे अपर लिमिट ये कैलकुलेट कर ली। अब आप देखिए कि मतलब हमारे पास ये केस आ गया fn इज इक्वल टू बिग O gn, gn मीन्स 7n, ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक, यदि मैं यहाँ n स्क्वायर लिखती हूँ, हाँ 7 भी नहीं लिख, 7 लिखना चाहो 7 लिख लो, n स्क्वायर, ये n स्क्वायर के लिए भी ट्रू होगा। मतलब अपर लिमिट हम कितनी भी ले सकते हैं। अब इससे भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, मैं n क्यूब लूं, मैं यदि n क्यूब लेती हूं तो ये उससे भी छोटा है। मतलब मैं अपर कितना भी बढ़ाती जाऊं। जैसे हम एक तरह से आप एग्जांपल लो, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस। 4 इज लेस देन इक्वल टू 6, यस। 4 इज लेस देन इक्वल टू 7, मतलब 5 6 7 10 100 1000 में कितना भी लेती चली जाऊं, वो सबके लिए ट्रू होगा ना, कोई भी पर्टिकुलर नंबर। ऐसे ही मैं यहाँ कर रही हूँ कि मैं भाई ये n से लेस देन था, है ना, 2n प्लस 5 n से लेस देन था, तो n स्क्वायर से भी लेस देन होगा, n क्यूब से भी लेस देन होगा, तो सबके लिए ट्रू होगा। इट मीन्स हमारी लिमिट आई। अब आप यहां पर देखिएगा, ये हमारी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, हमारी लिमिट आई n। तो अब ये जो केस होगा, जो सेटिस्फाई अपर लिमिट का जो केस होगा, वो इन सब के लिए ट्रू होगा, क्योंकि ये उससे बड़ी है ना, इन सब के लिए ये केस ट्रू होगा। तो इट मीन्स हम क्या n log n ले सकते हैं, हम n स्क्वायर ले सकते हैं, n क्यूब, जब सबके लिए ट्रू है तो फिर हम कौन सा ले, हम क्लोजेस्ट वाला लेते हैं। ठीक है भाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 4 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 6, बहुत सारी अपर बाउंड हो सकती है, लेकिन
हमें कौन सा लेना है, नियर बाई वाला, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ये पॉइंट रखेगा ध्यान में, LUB, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड तो फाइंड आउट करनी है, अपर बाउंड बहुत सारे केस में ट्रू हो सकती है, लेकिन जो आपको अपर बाउंड लेनी है, एल्गोरिथम के लिए कैलकुलेट करनी है, GN जो कैलकुलेट करना है, ये GN क्या होना चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, हमारा n जो हमने कैलकुलेट किया था, n के बाद n log n भी हो सकता है, n स्क्वायर, इसके लिए ट्रू है। लेकिन यदि कोई आपसे बिग O पूछे तो वो उसके लीस्ट अपर बाउंड मीन्स n होना चाहिए। तो इसका आंसर यदि हम देखें, इसका आंसर n स्क्वायर के लिए ट्रू है, लेकिन अब आप इसको क्या लिखेंगे, FN इज इक्वल टू C क्या है, C हमारा हमने 7n आया था, 7n है ना, तो 7 मैंने आपको समझाया था कि कांस्टेंट हम निकाल देते हैं, तो ये कितने 7GN हो गया है ना, ये GN की वैल्यू हो गई और ये C की वैल्यू हो गई एक तरह से। ठीक है, ये हमारी C की वैल्यू हो गई। तो इसके लिए F2n + 5 लेस देन इक्वल टू 7n, तो ये हमारे पास FN इज इक्वल टू बिग O, ये क्या आ गया 7n। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, ये 7 कांस्टेंट नहीं आता है, सिर्फ हम क्या लिखेंगे, FN इज इक्वल टू ON। ठीक है, FN इज इक्वल टू हमारे पास ON, GN की वैल्यू क्या आ गई, n आ गई हमारे पास। तो इस तरह से हमने अपर लिमिट कैलकुलेट कर ली कि हमारे पास अपर लिमिट क्या आएगी इस फंक्शन की, n आएगी। ठीक है, अपर लिमिट क्या आएगी, n आएगी, जबकि बहुत सारे केसेस में ये ट्रू है, अपर लिमिट बहुत सारी है, लेकिन यदि आप बिग O निकालना चाहते हैं तो लीस्ट अपर बाउंड कि बिल्कुल क्लोजेस्ट अपर बाउंड क्या होगी। अब लोअर बाउंड हम कैसे निकालेंगे, देखिए लोअर बाउंड निकालने के लिए हम ओमेगा नोटेशन यूज करते हैं, ओमेगा नोटेशन निकालते हैं। ओमेगा, अ फंक्शन FN इज इक्वल टू ओमेगा GN कब होगा, जब FN इज ग्रेटर देन इक्वल टू CGN, मतलब जो भी हमारा एल्गोरिथम है उसके वैल्यू जो है हमेशा इस फंक्शन से ग्रेटर देन रहेगी। तो मीन्स हम लोअर बाउंड निकालने जा रहे हैं। ठीक है, लोअर लिमिट निकालने जा रहे हैं कि ये इसकी लोअर लिमिट क्या होगी। देखिए FN हमारा फंक्शन है, हम ये मिनिमम निकालना चाह रहे हैं कि मिनिमम जो है हमें कितना टाइम लगेगा, कितना मिनिमम टाइम हमें लग सकता है। तो देखिए n इनपुट के लिए हमें मिनिमम टाइम कैसे लगेगा, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, FN इज इक्वल टू 2n + 5, 2n + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब मैं क्या लूं, मैं 1 ले सकती हूँ। ठीक है, 2n + 5 हमेशा 1 से ग्रेटर देन रहेगा, है ना। आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, 1 से ना लेकर हमें ऐसा केस लेना है जो कि हमारा ग्रेटेस्ट अपर बाउंड हो, ग्रेटेस्ट हो इनमें। देखिए यदि हम देखें 2 1 × n है ना, या 2 × n, अब यदि ये हमेशा जो है n की वैल्यू 1 रखूंगी मैं तो ये ग्रेटर देन रहेगा, n की वैल्यू 2 रखूंगी तब भी ये ग्रेटर देन रहेगा, हमेशा इस केस में ये ग्रेटर देन रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था अपर बाउंड में हम लीस्ट अपर बाउंड लेते हैं, इसमें हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेते हैं, ग्रेटेस्ट GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देखो लोअर बाउंड GLB ग्रेटेस्ट, जैसे अब ये देखो ये केस जो है 1 के लिए है तो हमेशा ही ट्रू होगा, फिर तो सबकी जो हमारे पास ओमेगा है सबकी लोअर बाउंड जो है वो 1 ही आ जाएगी। आप कोई भी केस ले लो, 0 से बड़े ही होंगे, है ना। तो हम इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेते हैं जो उसके बिल्कुल नियर बाई हो। हाँ,
तो ग्रेटेस्ट, अब इससे ग्रेटेस्ट जैसे एन है, एन होगा हमारे पास, इससे लोअर ये होगा, इससे लोअर ये होगा, इससे लोअर ये होगा। कंडीशन सबके लिए ट्रू होगी कि 2n प्लस 5 यदि हम देखें, ये कंडीशन देखें सबके लिए ट्रू होगी। यदि मैं कहूं Fn इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, Fn इज इक्वल टू ओमेगा 1, तो ये भी ट्रू है, यस, क्योंकि ये 2n प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऑल केसेस के लिए। यदि मैं कहूं log n, यस, उसके लिए भी ट्रू है। रूट n, उसके लिए भी, क्योंकि रूट n से ये बड़ा ही रहेगा हमेशा। लेकिन हमारे पास जो ये n केस आया है ना, n से भी ग्रेटर देन है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, n। तो इसलिए मतलब ये ट्रू इसके लिए भी है, ये ओमेगा ट्रू log n के लिए भी है, ये ट्रू यदि हम देखें, ये ट्रू 5 के लिए भी है, ये ट्रू और भी नंबर हो सकते हैं, रूट n के लिए भी है, ट्रू बेशक सबके लिए है। लेकिन ये जो ओमेगा केस है वो क्या मांगता है, वो ये मांगता है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो वो हम रखेंगे Fn इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, n। Fn इज इक्वल टू ओमेगा, ये हमारे पास आया, ठीक है। Gn इज इक्वल टू क्या हो गया, ये देखो 2n Fn था ये, और ग्रेटर देन इक्वल टू c की वैल्यू 1 और Gn की वैल्यू क्या हो गई, n हो गई, ठीक है, और Fn की वैल्यू हमारी n हो गई। अब आप समझे कि ये हमारी लोअर लिमिट थी, लोअर लिमिट यहां तक थी, तो हमने क्या लिया, ग्रेटेस्ट GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। लोअर लिमिट, लोअर इन सब पर ट्रू हो सकती है। 2n प्लस 5 1 के लिए भी ट्रू है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हम 1 नहीं रख सकते, हम 2 नहीं रख सकते, रख आप सब सकते हैं, ट्रू सबके लिए होगी ये कंडीशन, ये वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल क्लोजेस्ट रखनी है, ग्रेटेस्ट रखनी है, कि इसके बाद वाले के लिए, अब यदि मैं n log n रखना चाहूं तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, इसके जस्ट बाद वाला केस उससे उस कंडीशन को वायलेट कर देगा। तो आपको जो है ग्रेटेस्ट रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए इस तरह से समझिए, 5 इज ग्रेटर देन 1, यस, 5 इज ग्रेटर देन, कोई भी नंबर ले लिया, 5 इज ग्रेटर देन 2, यस, 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 4। तो अब कंडीशन सब पर ट्रू है, लेकिन आपको कंडीशन लेनी कौन सी है, 5 इज ग्रेटर देन 4 वाली लेनी है आपको, ठीक है। और यदि इक्वल टू लगा देती हूं तो आपको 5 लेना है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो आपको बिल्कुल ग्रेटेस्ट वाली लेनी है। बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट कि ये तो इस पे भी ट्रू है, इस पे भी ट्रू से मतलब नहीं होता, हमें यदि लोअर लिमिट निकालनी है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेनी है, ठीक है। जैसे n लिया आपने रूट n नहीं लिया, log n नहीं लिया, क्योंकि सब पर कंडीशन ट्रू है, लेकिन आपने n लिया। ऐसे ही अभी मैं बिगो में भी समझा कर आ रही हूं, बिगो में हम लीस्ट अपर बाउंड लेते हैं, मतलब हम ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, ये भी, सब पे कंडीशन ट्रू हो रही थी, लेकिन हमने लीस्ट वाली ली जो मिनिमम है, ठीक है। तो ये हमारा लोअर बाउंड हो गया। लोअर बाउंड में हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेते हैं, लोअर बाउंड के पूरे सेट में जो ग्रेटेस्ट होती है। देखिए जैसे 5 1 से भी बड़ा है, 5 2 से भी बड़ा है, 5 3 से भी, 5 5 से भी, तो हम क्या लेंगे, लेकिन 5 लेंगे, ग्रेटेस्ट लेंगे, ठीक है। और अपर बाउंड वाले केस में हम लीस्ट वाला केस लेते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ये तो इस पे भी ट्रू हो रहा है, पता नहीं मैडम ने ये कैसे लिख दिया, ये सर ने ये कैसे लिख दिया, बुक में ये कैसे लिख दिया। तो वो ऐसे लिख दिया, ठीक है, कि आप सारे लोअर बाउंड निकालो, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा आ रहा है, सबसे बड़ा कैसे डिसाइड करोगे कि उससे बड़े पर वो केस फेल हो जाएगा। तो वो हमारी ये तरीका है हमारा ये निकालने का, ठीक।
अब हमारे पास दूसरा केस आता है एवरेज का। एवरेज निकालने का केस आता है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? एवरेज केस निकालने के लिए FN जो है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए C1GN और C2GN, ये होना चाहिए एवरेज केस। एवरेज केस होता है हमारा थीटा, थीटा थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है FN दो चीजों के बीच में हमारा लाई करना चाहिए, ठीक, लेस देन इक्वल टू, ये हमारा अपर बाउंड और ये हमारी लोअर बाउंड। अब देखिए जैसे जो हम एग्जांपल लेकर चल रहे थे, FN इज इक्वल टू 2n + 5, तो 2n + 5 इज लेस देन इक्वल टू, मैंने अभी बताया था 2n + 5n 7n, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 7n आ रहा है। 7n से ये हमेशा छोटा ही रहेगा और ग्रेटर देन किससे रहेगा? n से। अभी हम देख कर आ रहे हैं, है ना, इससे पहले जो मैंने आपको समझाया लोअर बाउंड निकालना और अपर बाउंड निकालना। तो अब यहाँ देखिए C1GN FN, ये क्या हो गया? C2GN। तो यहां पर C1 की वैल्यू क्या हो गई? 1, है ना, 1 हो गई। C1 की वैल्यू हमारे पास 1, GN की वैल्यू हमारे पास n, ठीक है, C1 की वैल्यू ये और GN की वैल्यू n, और यहाँ पर C2 की वैल्यू 7 और GN की वैल्यू n। तो हमें GN क्या मिल गया? n मिल गया। तो GN की वैल्यू हमारे पास FN इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? थीटा GN n आ गया, ठीक है, n है ना, यहाँ भी n और यहाँ भी n। दो किस फंक्शन के बीच में? फंक्शन क्या निकल के आ गया? GN। फंक्शन किस कांस्टेंट के लिए? 7 के लिए और यहाँ 1 के लिए, ठीक है। वेयर GN n है, वेयर C1 इज इक्वल टू 1 एंड C2 इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हम एवरेज केस निकालते हैं कि किस किस अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में वो लाई कर रहा है। तो हम देखिए जैसे ये n हमारा अपर बाउंड था और n ही हमारा लोअर बाउंड आया, और एवरेज केस भी क्या होगा? ये n ही होगा, ठीक है। अपर बाउंड n इस केस के लिए, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड, और यहां से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और यहां पर एवरेज केस क्योंकि दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो हमारा n ही आ रहा है। तो इस तरह से आपको आज की वीडियो से, आज के मेरे लेक्चर से आपको ये समझ में आना चाहिए कि बिग O के थ्रू हम अपर बाउंड निकालते हैं, जो ओमेगा है उसके थ्रू हम लोअर बाउंड निकालते हैं, और थीटा जो है उसके थ्रू हम एवरेज केस निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आऊंगी। अभी आपको मैंने आपको सिखाया कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही मैं डिफरेंट एग्जांपल के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी, जिसमें आपको ये समझाऊंगी ये कैलकुलेट जैसे हमने अभी 2n + 5 के लिए किया है, ऐसे ही हम बिग O और ओमेगा और एवरेज केस कैलकुलेट अदर एग्जांपल्स के थ्रू भी सीखेंगे। आई होप आपको आज ये क्लियर हुआ होगा कि हम अब हमारी एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होती है और अपर बाउंड, लोअर बाउंड और एवरेज केस क्या होता है। यदि कोई डाउट आपको होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच।